Hello and welcome to my YouTube channel. This is the Cricket POV show with मोहम्मद सुमैर। बात करेंगे आज एशिया कप 2025 की, जिसमें सुपर 4 राउंड के अंदर पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला। ये पाकिस्तान का भी पहला मैच था और इंडिया का भी पहला मैच था सुपर 4 राउंड में। पाकिस्तान अपना मैच इंडिया से हार गया एज यूजुअल, जिस तरह हम पिछले 2 से 3 साल से जितने भी आईसीसी इवेंट्स या एशिया कप के अंदर अपने मैचेस इंडिया से हारे हैं। जितने भी मैचेस पास में गुजरे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, मुझे लगता है कि इसके अंदर हमारी ज़्यादा गलतियां थी निस्बतन कि इंडिया ने हमें आउटक्लास करके हराया हो। इस मैच के अंदर नो डाउट जब इंडिया चेस करने के लिए हमारे टारगेट को, उनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने हमारी बॉलिंग का आउटक्लास करके रख दिया पावर प्ले में, और उसके बाद इन द फर्स्ट 10 ओवर्स गेम वो हमसे लेके जा चुके थे। वापस आना गेम में बहुत मुश्किल था, इवन दो हमने इन दी एंड जाके उनकी 4 विकेट्स तो ले ली, बट देन अगेन मैच बचाना बहुत मुश्किल था। शुरू के 6 ओवर्स में, या आप कह सकते हैं कि लाइक फर्स्ट 10 ओवर्स में जब इंडिया चेस करने के लिए आया, इंडिया जो है वो मैच निकाल के लेके जा चुका था। मैच के स्टार्ट से बात करते हैं। मैच के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी पहली बैटिंग का जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट हमारी बैटिंग का अच्छा था। फ़खर की इंटेंट बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर लगी। पूरे अग्रेसिव मोड में थे वो। आई थिंक वो पीछे से सोच कर आए थे कि आज इट्स नाउ और नेवर फॉर हिम, क्योंकि पिछले बहुत मैचेस से, बहुत महीनों से हम कह सकते हैं कि हम फ़खर पर डिपेंड कर रहे थे। फ़खर ने छोटी टीम के खिलाफ तो डिलीवर किया था, लेकिन हम उनका वेट कर रहे थे कि वो इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ डिलीवर करके हमें एक अच्छा स्टार्ट देंगे। बैटिंग ऑर्डर में हमने चेंज किया। फ़खर और साहिबजादा ने इनिंग्स का ओपन किया। एक चीज़ जो मुझे बहुत खुशी हुई इस मैच में देख के, वो था जिस तरह से साहिबजादा ने बुमराह को टेक ऑन किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर लेकर आना है, आप उनके सबसे बेस्ट प्लेयर के ऊपर अटैक करें। अगर आपने उनके सबसे बेस्ट प्लेयर के ऊपर अटैक करा, जो कि आपको केयरफुल और एक तरीके से उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। अगर आपने सामने वाली टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर के ऊपर अटैक करा है, सामने वाली टीम की आप शुरू से ही कमर तोड़ देंगे। फर्स्ट मोमेंट से ही सामने वाली टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई देख के जिस तरह से साहिबजादे ने बुमराह को टेक ऑन किया। बुमराह का बहुत बुरा दिन था। अ, हार्दिक पांड्या की बॉल पे साहिबजादा का कैच छूटा, जो कि जिसका फायदा साहिबजादे ने पूरी तरह से उठाया। साहिबजादे ने 50 बनाई। 50 के बाद उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेशन की, वो बहुत देख के खुशी हुई कि हमारे प्लेयर्स जो वो अग्रेसिव मोड में आए थे मैच खेलने के लिए। साइम जो है वो वन डाउन आए। साइम ने, अच्छा साइम से पहले मैं आता हूँ फ़खर के ऊपर। फ़खर जिस तरह आउट हुए, मैच देखते हुए तो पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद हंसी आई, लेकिन फिर बाद में समझ भी आ गया कि वो किस तरह आउट हुए। जब से एशिया कप शुरू हुआ है, साफ जाहिर है कि ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर, अंपायर्स के ऊपर, मैच रेफरीज के ऊपर, जो भी चीज़ें एक मैच को कंट्रोल करती हैं, उसके ऊपर टोटल टोटल डोमिनेशन और कंट्रोल जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है, जो कि आईसीसी है। क्योंकि मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि आईसीसी मींस इंडियन क्रिकेट काउंसिल। फ़खर का जिस तरह आउट हुआ, कोई भी ये कह सकता था कि वो नॉट आउट है, क्योंकि बॉल जो है वो क्लियरली बाउंस करके कीपर के ग्लव्स के अंदर गई थी। और अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन थर्ड एम्पायर को लेना होता है, तो हमने पास में ऐसी बहुत एग्जांपल्स देखी हैं कि जब तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आता आपके पास, या अगर आपके पास है ही नहीं, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैट्समैन को जाता है, ना कि बॉलिंग साइड को जाता है। दूसरी बात, थर्ड एम्पायर ने सिर्फ एक एंगल देखा, और एक एंगल देखने के बाद ही उन्होंने फ़खर को आउट दे दिया। मुझे कोई भी पिछला मैच जो कि इतना बड़ा या इंपॉर्टेंट मैच हो किसी भी इवेंट का, मुझे नहीं याद पड़ता कि सिर्फ एक एंगल या एक ही बार रिप्ले देख के थर्ड एम्पायर ने इतनी जल्दी किसी का आउट दे दिया हो। तो ये तो क्लियर था। और कमेंट्री के अंदर भी मुझे खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को सुना था कि उन्होंने डिसीजन को टेक ऑन किया, उसके अगेंस्ट बोला खुलेआम, जो कि पूरी दुनिया सुन सके कि डिसीजन किस तरह ऑन फील्ड या ऑफ द फील्ड भी आपके खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि इन द पास्ट मैंने देखा कि हमारे जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं क्रिकेट के लिए। हमारी टीम के प्लेयर्स को वो डिमोरलाइज करते हैं। सामने वाली टीम, और इस सामने वाली टीम जो कि इस बार इंडिया थी, इंडिया के देखें, जहाँ पे क्रिकेटिंग स्किल्स की बात आती है, क्रिकेटिंग स्किल्स में इंडिया इस टाइम हमसे बहुत आगे है। लेकिन जहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुलेआम, मैं तो कहूँगा बेईमानी हो रही है, एटलीस्ट उसको आप कॉल आउट तो करें, ताकि दुनिया को पता तो चले। आप इतने पैसे लेके कॉम बॉक्स के अंदर बैठे हैं, आप इतने पैसे लेके टीवी पे होकर एनालिसिस करते हैं, आप एटलीस्ट उस पैसे को हलाल तरीके से तो अर्न करें। आप एटलीस्ट अपने प्रोफेशन को, प्रोफेशन के साथ जस्टिस तो शो करें।
बहरहाल मैच पे वापस आ जाते हैं। फ़खर के आउट होने के बाद फ़खर ने हमें बहुत अच्छे स्टार्ट दिया, ऊपर से उन्होंने अच्छी बाउंड्रीज मारी, बुमराह को उन्होंने टेक ऑन किया, पांड्या को उन्होंने बहुत अच्छा एक कट पे फोर मारा, वो शॉट देखे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छे टच में फ़खर लग रहे थे। अगर फ़खर नॉट आउट रहते हैं या एंड तक इनिंग्स को लेकर आते तो 200 प्लस इजीली हमारा स्कोर था, जो कि एंड में बनना भी चाहिए था, लेकिन हमारी टीम ने नहीं बनाया। उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। साइम नीचे से आए, साइम ने एक बहुत अच्छे पुल शॉट से चौका मार के जो है अपना इनिंग्स का, मैं कहूंगा रन्स का अकाउंट खोला इस टूर्नामेंट के अंदर, एशिया कप के अंदर। साइम ने जो है वो फरहान साहबजादा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड ऑन करी, दोनों स्कोर को 91 तक लेके गए। उसके बाद हमने साहिबजादा को देखा, साहिबजादा ने जिस तरह से बुमराह को टेक ऑन किया, स्पिनर्स को टेक ऑन किया, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बहुत खुशी हुई फरहान की इस तरह की बैटिंग देख के। सेलिब्रेशन जो उन्होंने की उसके ऊपर तो उन्होंने अपनी इनिंग्स के ऊपर चार चांद लगा दिया। उसके बाद थोड़ा फरहान आई थिंक थक गए थे। साइम के आउट होने के बाद जो है हुसैन तलत आए, हुसैन तलत के बाद सलमान अली आगा आए, सलमान अली आगा के साथ साथ मोहम्मद नवाज आए। जिस तरह का स्टार्ट हमें फ़खर ने, फरहान ने और साइम ने दिया था, 10 ओवर्स के अंदर हमारा 91 स्कोर था और एक आउट था। वहां से आपके पास इनिंग्स के लास्ट 10 ओवर्स के अंदर आपको इजीली जो है वो 100 प्लस रन करके 200 एटलीस्ट वर्स्ट के सिनेरियो आपको 180 रन तो बनाने चाहिए थे। 190 या 200 प्लस का रन तो बहुत इजीली यहाँ पे बनता था, जिस तरह का आपको स्टार्ट मिला था। अनफॉर्चुनेटली 10 ओवर्स के बाद हम स्लो डाउन हो गए। साहिबजादा को मैंने देखा कि वो थकन में आके उन्होंने एक बहुत रैश शॉट खेल दिया, वो भी शिवम दुबे जैसे बॉलर के ऊपर। तो अगर हम इतना स्लो खेल के शिवम दुबे जैसे बॉलर्स को 3 विकेट दे देंगे तो फिर किस तरह से आप एक अच्छा मतलब एक फाइटिंग स्कोर बना सकते हैं। सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा बॉक डाउन थी क्रीज के ऊपर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो स्पिनर्स की बॉल्स को लीव क्यों कर रहे थे सिर्फ एक वाइड के लिए। यार आप खेलने के लिए जाओ बॉल को, अगर वाइड होगी तो एम्पायर वाइड देगा, ये आपका काम नहीं है कि आप बॉल को लीव करके देखो कि ये वाइड है कि नहीं। आपका काम इस मोमेंट पे होने थे रन बनाना। आपके पास विकेट्स इन हैंड थी, आपके पास इतने सारे ओवर रुके हुए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि सलमान अली आगे इतने बॉक डाउन क्यों थे। बाकी नवाज ने जिस तरह से स्लो खेलना शुरू कर दिया था कुलदीप के ओवर में, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उस टाइम के बाद रोकने की मुझे कोई तुक समझ नहीं आई। अगर उस टाइम पे कोई रैश शॉट खेल के या इवन स्लॉक खेल के भी नवाज आउट हो जाते तो नीचे से हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स थे। हारिस की तो बैटिंग ही नहीं आई। आपने पिछले मैचेस में हारिस को वन डाउन पे भेजा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पिछले मैचेस के अंदर जो बैट्समैन आपका वन डाउन आ रहा है, आपने उसको इंडिया के खिलाफ इतने अच्छे स्टार्ट की बार और इतने ओवर्स होने के बावजूद आपने उसको बैटिंग भी नहीं भेजा। मुझे ये प्लानिंग बिल्कुल भी आगा की तरफ से समझने है, और अगर ये प्लानिंग कोच की तरफ से थी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आगा ने कोच से सवाल क्यों नहीं किया। आगा मुझे खुद पिच के ऊपर बहुत कंफ्यूज लगे, इस तरह की कंफ्यूजन में आगा से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ट्राइनेशन सीरीज में हमने देखा कि आगा की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट थी। आई वंडर आगा की बॉडी लैंग्वेज को एशिया कप के अंदर आके पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल दोबारा से पाकिस्तानी इनिंग्स के ऊपर आते हैं। नवाज भी बहुत केयरलेसली रन आउट हो गए, समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे थे। एकदम से उनका माइंड लॉस था कि वो पता नहीं क्या था, वो क्रीज से बाहर चले गए और खड़े खड़े उन्होंने अपना बैट हवा में रखा, सूर्य कुमार ने थ्रो करके उनको रन आउट कर दिया। बाद में फ़हीम अशरफ नीचे से आए हैं, फ़हीम अशरफ ने 8 बॉलों पे 20 रन बना के बहुत अच्छा इनिंग्स को मोमेंटम एक तरीके से दिया। उनके 20 रन के ही बदौलत जो है वो हम 170 तक पहुंचे हैं, वरना हम तो 150 से भी अंडर खत्म करते हैं इसको। इन दी एंड पाकिस्तानी बैटिंग के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने चांस को बहुत बड़ा चांस हमने लूज कर दिया। यहाँ पे 180 प्लस या इवन 200 प्लस भी हो सकता था, जिस तरह का हमें स्टार्ट मिला था। तो आई वाज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज कि जिस तरह से हमने पाकिस्तानी इनिंग्स का हमने एंड किया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम 170 पे खत्म करेंगे, 200 इजीली बनता था यहाँ पे जिस तरह का हमें स्टार्ट मिला। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, इंडिया की तरफ से जो ओपनर्स आए वो थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा का तो हमें पता है कि वो आते ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेते हैं। शुभमन गिल थोड़े से फिर भी कंजर्वेटिव प्लेयर हैं जो कि अपने गैप्स के अंदर शॉट खेलते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे इंटेंट से आए। उन्होंने, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, कि 6 ओवर्स के अंदर ही और फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर ही वो मैच हमसे लेके जा चुके थे। फर्स्ट बॉल पे उन्होंने शाहीन को छक्का मार के अपनी इंटेंट अनाउंस कर दी थी, और जिस तरह से वो टेक ऑन कर रहे थे, जिस तरह से वो स्लेच करके अग्रेशन शो कर रहे थे शाहीन के खिलाफ,
ये मैंने बहुत कम देखा है कि बैट्समैन जो है वो अग्रेशन या स्लैश स्टार्ट करता है बॉलर के खिलाफ। अमूमन बॉलर जब बॉल करता है वो आके दिखाता है बैट्समैन को, और बैट्समैन फिर उसको आगे से जवाब देता है। यहाँ तो बैट्समैन स्लैच करके बॉलर को अग्रेशन दिखा रहा था। स्टार्ट पे शाहीन को अपने स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए था और उनको आगे की तरफ अभिषेक शर्मा को खिलाना चाहिए था। आगे उन्होंने बिल्कुल भी बॉल नहीं करी। पहला ही बॉल उन्होंने शॉर्ट बॉल डाल के उनको जो बाउंसर मारी वो भी लेग साइड की तरफ थी, उन्होंने लेग साइड की तरफ करके पुल करके हुक करके उनको छक्का मार दिया। आई थिंक वहीं से ही हमारी टीम की जो है वो शोल्डर गिर गए थे, और उसके बाद जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने हमारे हर बॉलर को टेक ऑन किया है, अब्रार को जिस तरह सिक्सेस मारे अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने जिस तरह टेक ऑन किया है, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमने शुरू के 9 या 10 ओवर्स के अंदर साइम अयूब से हमने 3 ओवर करा दिए। देखिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, हमें साइम अयूब की बॉलिंग नहीं चाहिए। आई नो कि साइम अयूब बहुत अच्छे बॉलर हैं, पीएसएल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उनके पास बॉलिंग वैरायटी है, कैरम बॉल बहुत अच्छा करते हैं, स्पिन बहुत अच्छी वो डालते हैं, बैट्समैन को डिसीव भी करते हैं, लेकिन वो हर दिन नहीं चलेगा क्योंकि वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, वो एक रेगुलर बॉलर नहीं है। वो आपको पूरा पूरा मैच नहीं निकाल के दे सकते। नवाज से आपने पूरी इनिंग के अंदर एक भी ओवर नहीं कराया। ये वही नवाज है जिसके लिए हमारे कोच माइक हेसन साहब ने ट्राई नेशन सीरीज के बाद जब वो एशिया कप के लिए दुबई पहुंचे थे, उन्होंने बोला कि मोहम्मद नवाज इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्पिनर को, जिसको आप एक हफ्ता पहले बोल रहे थे कि वो बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है, आपने उसको टूर्नामेंट के सबसे आर्ग्यूबली सबसे बड़ा जो मैच है अभी तक का, उसके अंदर आपने उसको एक ओवर नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो क्रिमिनल माइंडसेट है। अगर आप उसको ओवर देते और अगर वो 4 ओवर के अंदर 40 रन या 50 रन भी खाता तो मैं समझ जाता कि आज उसका बुरा दिन था, वो चला नहीं। लेकिन आपने प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया? प्रोसेस फॉलो किए बगैर आप मैच नहीं निकाल सकते थे ये वाला। आपने शुरू के 9 या 10 ओवर में अपने पार्ट टाइम स्पिनर से 3 ओवर करा दिए, तो आप कैसे मैच को बचाते? विकेट्स वर द ओनली सोल्यूशन टू विन दिस मैच। विकेट्स अगर आप नहीं निकालते आप ये मैच नहीं बचा सकते थे। इन दी एंड हमने इंडिया की विकेट्स तो निकाल ली, लेकिन वो शुरू के 6 और 10 ओवर के अंदर ही आपसे मैच लेके जा चुके थे। हारिस रऊफ ने जान मारी। आई एम सरप्राइज के शाहीन ने जो है अग्रेशन का बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया। शाहीन मुझे बहुत ज्यादा बॉक डाउन नजर आए, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। आई होप अगले मैचेस में शाहीन इसका जवाब दे, क्योंकि शाहीन का जो स्टैचर है, शाहीन की जो पोजीशनिंग है हमारी टीम के अंदर, वो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलते हैं अपने आप को, और वो है भी। इस टाइम पे वो सबसे बेस्ट बॉलर शाहीन ही है हमारे पास। शाहीन के अलावा हमारे पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसके ऊपर हम पूरा मैच बैंक कर सकते हैं कि हमें मैच निकाल के देगा। और इतने सालों से जो शाहीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, जो शाहीन को टीम ने कैरी किया है, इट्स हाई टाइम दैट शाहीन नीड्स टू पे बैक टू द टीम। शाहीन को ये बड़े मैचेस निकाल के जीत के देने पड़ेंगे। हारिस रऊफ ने जान मारी। अगर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जो आंखें दिखाई उसका हारिस रऊफ ने अच्छा खासा जवाब दिया। इवन तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की सेलिब्रेशन हारिस रऊफ बाउंड्री रो पे कर रहे थे, जिस तरह उनको ऑडियंस तंग कर रही थी, जिस तरह से उन्होंने जहाज उड़ने का और गिराने का जो इशारा किया, वो जो हमने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के अंदर इंडिया के जहाज गिराए 6-0 जो हमने किया था इंडिया के खिलाफ, वो ऑडियंस को करके दिखा रहे थे। जीत के वो ज्यादा अच्छा लगता। आई नो सच्चाई तो है, इंडिया के हमने 6 जहाज तो गिराए हैं, लेकिन जीत के वो ज्यादा अच्छा लगता। तो अगर आप जीत के ये सब शो करें तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, और आपको अपनी अग्रेशन जो है अपने परफॉर्मेंस के थ्रू आपको जवाब देना चाहिए उसका। बहरहाल अबरार अहमद का बहुत ज्यादा बुरा दिन था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अबरार अहमद इतना लूप दे के बॉल क्यों कर रहे थे। इतना लूप देके इतना स्लो बॉल वो मिडिल और लेग स्टंप पे कर रहे थे, जो इजीली बैकफुट पे जाके अभिषेक शर्मा को टेक ऑन करके बहुत बड़े बड़े छक्के मारे उन्होंने इस मैच में। आई थिंक इस वाले मैच से अबरार का कॉन्फिडेंस टूटेगा, लेकिन जिस तरह के अबरार का बैकग्राउंड है, अबरार एक प्योर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है पाकिस्तान का। हम हमेशा यही कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को ही टीम में आके खेलना चाहिए। तो अबरार अहमद को कमबैक करके शो करना पड़ेगा कि वो एक बड़े स्पिनर है। तो अबरार का कॉन्फिडेंस शेक जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर अबरार के अंदर स्किल है और अबरार इतने अच्छे स्पिनर हैं तो उनको अगले मैचेस में शो करना पड़ेगा। सलमान अली आगा बॉल करने के लिए क्यों नहीं आते, मेरी समझ से बाहर है। उनको टीम में लाने का हमारा मकसद ही यही था। हमने ये सबने पाकिस्तानी मीडिया में देखा था कि सबने ये बोला कि ये ऑलराउंडर हैं जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। ट्राई नेशन सीरीज का जो पहला मैच हुआ था, उन्होंने राशिद खान को टेक ऑन करके 2 छक्के मार के, आई थिंक 3 छक्के मारे थे आगा ने उस मैच के अंदर।
तो उन्होंने अपनी इंटेंट अनाउंस की थी और मुझे बहुत अच्छे नजर आए थे आगा उसमें। आगा की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। अब तो आगा से ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। बॉलिंग के लिए तो सलमान अली आगा आते ही नहीं है। अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर थे, सलमान अली आगा बीच में, अगर साइम अयूब पिट रहे थे, अबरार अहमद पिट रहे थे, आपके फास्ट बॉलर पिट रहे थे, आगा बीच में आके एक दो ओवर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ निकाल सकते थे। आई वंडर कि कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शन था या आगा खुद बॉलिंग के लिए नहीं। अगर कोच की तरफ से था तो मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ कि कैप्टन जो है वो बाकी 10 प्लेयर्स को लेके 11 की टीम आपकी ग्राउंड में खेलिए, आप कोच की क्यों सुनेंगे। कोच सिर्फ एक प्लानर है, सिर्फ एक आइडिया गिवर है आपको। वो सिर्फ एक एज अ मैनेजर टीम को सिर्फ मैनेज कर सकता है और आपको मतलब मेंटोरशिप करके थोड़ा सा आपको सिर्फ बकअप कर सकता है मैच से पहले। कोच की तो मैं यहाँ जरूरत ही नहीं समझता मैच के दौरान। मैच के दौरान तो कैप्टन को टेक ऑन करना पड़ता है गेम को। बहरहाल इन दी एंड इंडिया ने हमें एक बार फिर से इस एशिया कप में एक और डिफीट दी है। लास्ट 3-4 साल से जितने हमारे इंडिया से मैचेस हुए हैं, बी ओडीआई का जो हमारा एशिया कप हुआ था 2 साल पहले श्रीलंका में, उसमें हम इंडिया से मैच हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम ओडीआई का मैच इंडिया से हारे थे। ऑस्ट्रेलिया वाला जो T20 का वर्ल्ड कप था उसमें हम इंडिया से मैच हारे थे, वो भी हम अपनी गलती की वजह से हारे थे, वो भी हमारा जीता हुआ मैच था। यूएसए के अंदर जो हमारा न्यूयॉर्क के अंदर मैच हुआ इंडिया से, जिसमें हम अनफॉर्चुनेटली 120 नहीं चेस कर सके, वो हम अपनी गलती की वजह से हारे थे। इन लास्ट के ये जो 3-4 मैचेस हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इंडिया ने मैं आउट क्लास करके मैचेस जिताए हैं। ये सारे मैचेस हम अपने लो कॉन्फिडेंस और हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। ये मैचेस आपकी जेब के अंदर थे, देवर इन योर पॉकेट। आपने खुद सिल्वर प्लेटर में रख के ही इंडिया को मैचेस दिए हैं। इन दी एंड लास्ट के 1-2 मिनट में मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के बिहेवियर के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। मेरा ये मशवरा, मेरा तो ये यूट्यूब का स्टार्ट है, तो आई डोंट नो मेरा ये मशवरा पहुंचेगा भी नहीं, बट देन अगेन मैं ऑनेस्टी के साथ सच बोलना चाहता हूँ। क्रिकेट की जहां तक बात आती है, अगर आपने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इंटैक्ट रखना है, अगर आपने स्पोर्ट को ग्रो करना है दुनिया के अंदर, या अगर आपको क्रिकेट की प्योरिटी बरकरार रखनी है, तो इंडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब ग्राउंड के अंदर आप खेलने के लिए उतरते हैं तो आपको सामने भी एक टीम चाहिए होती है। एक टीम ग्राउंड में उतर के अकेले खेल के क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं लेकर आएगी। इंडिया का ये बोलना है कि हमारे बराबर की कोई टीम ही नहीं है या हम किसी और को कोई टीम ही नहीं समझते। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही प्रॉब्लम था तो आपने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान से खेलने के लिए अग्री क्यों किया। आई नो पॉलिटिकल टेंशन आर एट स्काई हाई। जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई है, uh, दोनों तरफ पॉलिटिकल टेंशन है, दोनों मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन इन द पास मैंने देखा है कि क्रिकेट खेलने से पाकिस्तान ने तो कभी मना नहीं किया। लास्ट जो बायलैटरल सीरीज थी वो भी पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया था। 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया था। 2023 का 2023 का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था वो भी पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान होस्ट था टूर्नामेंट का, पाकिस्तान दुबई अपना मैच खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ गया। पाकिस्तान ने तो खेलने से कभी मना ही नहीं किया है। इंडिया ने ही हमेशा से एरोगेंस शो किया है। और अगर आपको पाकिस्तान से इतनी ही प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द रीसेंट पॉलिटिकल टेंशंस, तो आपने पाकिस्तान से खेलने से अग्री क्यों किया। आप खेलते ही नहीं। और अगर आप खेलने के लिए एक बार ग्राउंड में आ गए हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बड़ेपन का तो आप मुजाहरा करें। अगर आपको ग्राउंड के ऊपर ये शो करना है कि सिर्फ आप ही एक दुनिया की टीम है, तो मेरा एक बहुत छोटा सा इंडिया को मशवरा है, आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट कराएं, उसमें आप इंडिया की 4 टीमें बना दें। इन द पास हार्दिक पांड्या साहब तो ये बोल चुके हैं ना कि इंडिया की A B C टीमें बना दो तो हम किसी भी टूर्नामेंट में जाके खेल सकते हैं, हमारी टीमें भी खेल सकती हैं। तो मेरा इंडिया को एक बहुत खुला मशवरा है, आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट कराएं, आप उसमें इंडिया की 4 टीमें बना लें। आप एक काम करें, अभिषेक शर्मा को बोले कि वो सामने बैटिंग करे और आप बुमराह को बोलेंगे वो बॉलिंग करे, शुभमन गिल को बोलेंगे वो फील्डिंग करे। ठीक है, आप इंडिया की इस तरह की 4 टीमें खिला दें। मैं देखता हूँ कि दुनिया का कौन सा मुल्क या दुनिया का कौन सा क्रिकेट व्यूअर होगा जो वो टूर्नामेंट देखेगा। आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड में यू नीड सेवरल टीम्स फॉर द गेम। एक टीम से क्रिकेट नहीं खेली जाती है, आपको दूसरी टीमों की भी जरूरत होती है। माना कि आप क्रिकेटिंग स्किल में अभी बहुत ऊपर हो, लेकिन तमीज में, तहजीब में, स्पोर्ट्समैनशिप में आप बिल्कुल नीचे हो। आपने अपनी असलियत, अपनी एरोगेंस
और ये जो गंदगी जो आपने क्रिकेट फील्ड के अंदर लेकर आए हैं वो आपने खुलेआम दिखा दी है। जिस तरह से आप मैच रेफरीज को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से आप एम्पायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एम्पायर्स को आप पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इंडियन बॉलर हम देखते नहीं, वो अपील करते नहीं है कि वो जो श्रीलंकन एम्पायर है उनकी उंगली खड़ी हुई होती है। थर्ड एम्पायर के ऊपर अगर कोई डिसीजन जाता है वो बगैर एंगल देख, एक क्रिकेट फील्ड के ऊपर 26 कैमरास लगे हुए होते हैं ब्रॉडकास्टर के। ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रॉडकास्टर के पास एंगल नहीं है कि वो फकर का कैच देख सके कि वो कैच हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर था कि वो बॉल ग्राउंड पे लग रही है। बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा बैट्समैन को मिलता है, बॉलिंग साइड को नहीं मिलता है। तो अगर आपने इतना ही क्रिकेट को कंट्रोल करके खेलना है क्रिकेट, या आपने इतनी एरोगेंस दिखानी है, तो आप अपनी ही टीम बना के ग्लोबल टूर्नामेंट खेलें। आप मत खेलें वर्ल्ड कप, आप मत खेलें एशिया कप, आप मत खेलें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आप मत खेलें चैंपियंस ट्रॉफी। आप क्यों खेलने के लिए आते हैं? आपको इसी बात का गरूर है ना कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। इस सब के बावजूद भी आपको पाकिस्तान चाहिए क्रिकेटिंग फील्ड पे, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर आपका कोई भी मैच नहीं बिकेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छी क्रिकेट तो खेल लेते हैं, आप इंग्लैंड जाके अच्छी क्रिकेट तो खेल लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए, व्यूअरशिप के लिए, अपने ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू के लिए आपको पाकिस्तान की जरूरत थी, है और रहेगी। बाकी अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और इसका ब्रेक डाउन करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो 2 मैचेस पाकिस्तान के बचे हैं उसके लिए पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश को हरा के हम एक बार दोबारा इंडिया से फाइनल में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और अगर मिलते हैं तो अग्रेशन जो है वो फील्ड पे दिखा के फिर सेलिब्रेशन करनी चाहिए, और जवाब जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस ही देना चाहिए। बाकी जवाब ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शुड बी योर मेन वेपन। वो हमें शो करना चाहिए इंडिया के खिलाफ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय।